रानू अपना ट्रक लेकर रात के करीब 10 बजे ढाबे पर रुकता है, जो कि हाईवे के पास ही था। रानू के साथ उसकी साथी डब्बू भी था। ढाबे के पास अपना ट्रक रोकने के बाद रानू और डब्बू ट्रक से उतरते हैं। रानू ढाबे के मालिक के पास जाकर बोलता है, अरे ओ, जरा दाल मखनी और रोटी लगा जल्दी से, 1 मिनट भी देर नहीं होनी चाहिए, बड़ी भूख लग रही है यार। और वह ऑर्डर देकर वहां पर रखी हुई कुर्सी पर बैठ जाता है, जहां पर डब्बू पहले से ही बैठा हुआ था। लेकिन ढाबे का मालिक काफी गुस्सा हो जाता है और अपने नौकर से बोलता है, बड़ा आया, 2 पैसे की औकात नहीं है और जब देखो दादागिरी करता है। पता नहीं क्यों आता है ये यहाँ। भगवान जल्दी से छुटकारा दिलाओ इससे। सही कहते हो मालिक, और कभी कभी तो बिल भी नहीं चुकाता और हम फिर भी इसे रोक नहीं पाते। रानू काफी दबंगई किस्म का था और जहाँ पर भी जाता था हमेशा किसी न किसी से लड़ाई कर ही लेता था। इसलिए उसे इस इलाके में कोई भी पसंद नहीं करता था। उसका इस ढाबे में अक्सर आना जाना लगा रहता, क्योंकि उसका आने जाने का रूट सेम था। लेकिन उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली थी, जिसकी उसको बिल्कुल भी भनक ना थी। दरअसल पिछले कुछ महीनों से अफवाह फैली थी कि एक औरत हाईवे के पास रात में आती है और हाईवे से गुजरने वाले ट्रक को रुकवाकर उनसे पहले लिफ्ट मांगती है और लिफ्ट मांगने के बहाने ट्रक में बैठ जाती है। उसके बाद वह ट्रक ड्राइवर को मार डालती है। ऐसी ही कई मर्दों को अब तक मार चुकी थी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी यह किसी को भी नहीं मालूम था। कुछ लोग इसे अफवाह मानते थे तो कुछ लोग इसको सच। और अगर यह बात सच है तो क्या कारण था कि वह सभी लोगों के साथ ऐसा करती थी? सच क्या है वो तो आपको आगे पता चलेगा। तो रानू और डब्बू अपना खाना खत्म करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। खाना खाकर तो बड़ा मजा आया। चल डब्बू, गाड़ी में बैठ जा, चलते हैं अब बेड़ू। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और हाईवे की तरफ निकल पड़ते हैं। गाड़ी रानू चला रहा था। तभी डब्बू रानू को उसी भूतिया औरत के बारे में बताता है, लेकिन रानू उल्टा उसे ही डांट देता है और उसे ऐसी बकवास बातें ना करने के लिए बोलता है। अरे रानू, ऐसा मत बोलो, सुना है वो बहुत खतरनाक है और मैंने तो ये भी सुना है कि वो कुंवारी है और अपनी शादी के लिए अभी तक एक कुंवारा लड़का ढूंढती है और बार बार एक ही प्रश्न हर कुंवारे लड़के से करती है, मुझसे शादी करोगे? तुम अभी कुंवारे हो, इसीलिए तुम्हें संभल के रहना चाहिए। अरे क्या बताऊं यार, मेरी माँ मेरे लिए लड़की ढूंढती है, लेकिन वो शादी से पहले ही भाग जाती है। मेरी दबंगई चारों ओर जो फैली है। पर तू चिंता ना कर, मुझे कुछ नहीं होगा। कहाँ तू भूत भूत की बातें लेकर बैठा है। ऐसे ही दोनों बातें करते हुए अपना सफर तय कर रहे थे कि उन्हें एक औरत मिलती है जिसने लाल रंग की चोली और लहंगा पहन रखा था। उसने हल्का सा पल्लू भी कर रखा था, लेकिन उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी और जब वह चल रही थी तो उसके पैरों की पायल की आवाज बहुत तेज गूंज रही थी। इतनी सुंदर लड़की को देखकर रानू से रहा नहीं गया और उसने अपना ट्रक उस औरत के पास रोक दिया। अरे यार, ये तो क्या कर रहा है? कहीं ये वही औरत तो नहीं? मत रोक, चल यहाँ से जल्दी। तू चुपचाप बैठ, इतनी मासूम लड़की को तू भूत समझ रहा है? ये कोई मुसीबत में होगी या घर से भाग गई होगी। तभी वह औरत रानू के ट्रक के पास आती है और बोलती है, साहब, क्या आप मुझे मल्लापुर तक छोड़ सकते हैं? हम जिस बस से आए थे वह बस खराब हो गई थी और काफी लोग आगे निकल गए। बस मेरे पास सामान बहुत था तो मैं धीरे चल रही थी, लेकिन फिर मेरा सामान भी रास्ते में किसी ने चुरा लिया, इसलिए हमें पैदल आना पड़ा। अरे मोहतरमा, क्यों नहीं, हम जरूर छोड़ेंगे आपको। भला इतनी सुंदर औरत को कोई लिफ्ट देने के लिए मना कर सकता है क्या? ऊपर आ जाओ जी, बैठ जाओ। डब्बू के इतना मना करने के बाद भी रानू उस औरत को अपने ट्रक में बिठा लेता है। रानू डब्बू को पीछे बैठने के लिए बोलता है, जिससे डब्बू काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। रानू ट्रक चलाते वक्त उस औरत से खूब सारी बातें करता है। उस औरत को अपने बारे में भी सब कुछ बताता है। बातों ही बातों में पता चलता है कि उस औरत का नाम रश्मि प्रिया है। बाबूजी, आपका दिल तो काफी बड़ा है, धन्यवाद। और रानू भी मुस्कुराने लगता है। तो कुछ मिनट बाद रानू उस औरत के करीब जाना शुरू कर देता है और वह अचानक से ब्रेक लगाने के बहाने हिलडुल कर उससे लिपट जाता है। वह इस तरीके से कभी ब्रेक लगा देता तो कभी उसका हाथ पकड़ लेता, लेकिन उस औरत को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन रानू ने उसे लिफ्ट दी थी, इसलिए वह कुछ बोल भी नहीं रही थी। और तभी मल्लापुर भी आ जाता है। बस गाड़ी यहीं रोक दीजिए, मेरा काम आ गया है। अरे मोहतरमा, आप हमारे ट्रक में बैठकर आई हैं, बदले में कुछ तो देकर जाइए। साहब, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए,
मैं आपको क्या दूं? बस थोड़ा समय मेरे साथ गुजार लो और कुछ नहीं। और रश्मि प्रिया भी समझ जाती है कि रानू उससे क्या चाहता है और वह भी उसे गले लिपट लेती है। दूसरी ओर डब्बू बेचारा परेशान हो रहा था, लेकिन रानू को कुछ भी नहीं पड़ी थी। साहब, आपका खून तो बहुत गर्म है, आपके साथ तो रात बहुत रंगीन होने वाली है। बस तुम देखती जाओ जाने मन। और दोनों एक दूसरे के आगोश में आ जाते हैं और बहुत ही रंगीन पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं। वह सब करने के बाद दोनों अपने कपड़े पहन लेते हैं। कपड़े पहनते वक्त रश्मि प्रिया बोलती है, साहब आप मुझसे शादी करेंगे? ना मत करिएगा साहब, मुझसे शादी करोगे ना? तभी रानू के होश उड़ जाते हैं और उसे याद रानू आता है अपना कि ट्रक डब्बू ने लेकर जिस रात औरत के बारे में करीब 10 बताया बजे था, ढाबे वह पर औरत रुकता भी है, सभी कुंवारे जो कि मर्दों हाईवे से के यही पास प्रश्न ही था। करती है। उसकी तो डर के मारे हाथ पांव सुन्न हो रहे थे और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी वह डर के मारे डब्बू को जोर जोर से आवाज देने लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों डब्बू उस आवाज को सुन नहीं पा रहा था। तुम कौन हो? तुम क्या तुम वही हो? तभी रश्मि प्रिया की आंखें बेहद लाल हो जाती है और वह गुस्से में बोलने लगती है। इस समय उसकी आवाज बिल्कुल मर्द की तरह हो गई थी। क्यों? जो मैंने पूछा उसका जवाब दे पहले, मूर्ख। तू भी औरों की तरह नामर्द निकला। पहले लड़की के साथ रात गुजारता है और फिर शादी के लिए मना करता है। जल्दी बता, मुझसे शादी करेगा? अरे तुम तो इंसान नहीं हो ना। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। चारों तरफ जोर से हवाएं चलने लगती हैं और पेड़ पौधे हिलने लगते हैं। तभी रश्मि प्रिया का चेहरा एकदम बदल जाता है। उसके चेहरे का मांस बिल्कुल लटक जाता है और हाथ के नाखून काफी लंबे हो जाते हैं। रानू बहुत डर जाता है। वह ट्रक से बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी रश्मि प्रिया अपने हाथों को लंबा करती है और उसके गले को पकड़कर उसे ट्रक के बाहर फेंक देती है और पता नहीं कहां से वहां पर शादी का मंडप सज जाता है। चल, अब मुझसे शादी कर। रानू बहुत चिल्लाने की कोशिश करता है और बार बार अपने हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती। वह उसे अपने वश में कर लेती है, जिससे रानू उसके साथ चुपचाप 7 फेरे ले लेता है। और जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि वह उसके 7 फेरे ले चुका है। अब तू मेरा हो गया जाने मन। और तभी वह अपने हाथों को और लंबा कर लेती है और अपने खूनी हाथों को रानू के पेट से आर पार कर देती है, जिससे उसका पेट पूरा फट जाता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अगले दिन जब डब्बू को होश आता है तो वह देखता है कि वहां पर रानू की लाश पड़ी हुई है और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। दरअसल रश्मि प्रिया ने उसे पिछली रात बेहोश कर दिया था। वह तुरंत पुलिस को फोन कर देता है और वहां पर पुलिस समय से पहुंच जाती है। बाद में डब्बू को आसपास के लोगों से पता चलता है कि मल्लापुर में एक गरीब किसान रहता था। उसकी बेटी की शादी किसी लड़के से तय हुई थी। लड़का और लड़की में बातचीत होने लगी और दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया था, लेकिन लड़की की तरफ से ज्यादा दहेज ना मिल पाने के कारण लड़के ने अपनी माँ की बात सुनी और शादी को तोड़ दिया, जिससे लड़की बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और इसी हाईवे में ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे दी। शायद इसीलिए उसकी आत्मा अभी भी एक अच्छे दूल्हे की तलाश कर रही है। रात में सोते हुए शिवांश की आंखें अचानक से खुल जाती हैं। खिड़की से आती तेज हवाएं कमरे में लटके बल्ब को हिला रही थी और ऊपर लटका झूमर भी हवा से हिलकर आवाज कर रहा था। शिवांश ने खिड़की की तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई इसे देख रहा है। शिवांश उठ खड़ा हुआ और उसने खिड़की की तरफ बढ़ना शुरू किया। वो खिड़की के जैसे जैसे करीब आ रहा था वैसे वैसे वो साया वहां से हटता चला गया। शिवांश ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, बाहर कोई नहीं था। अब शिवांश जाकर वापस लेट जाता है। शिवांश सो ही रहा था। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर कोई भारी सी चीज रख दी गई हो। उसकी सांस घुटने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे ऊपर से दबाए हुए है। आंखें खोली लेकिन उसे आसपास कुछ नजर नहीं आया। वो बोला, ये क्या था? आखिर क्या हुआ था मेरे साथ? शिवांश घबराता हुआ बोला, कोई तो था कमरे में लेकिन कोई दिखा नहीं। और फिर से खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है।
तभी अचानक से उसकी नजर सामने एक लड़की पर पड़ती है जो नीचे एक पार्क में खड़ी थी और वो लड़की उसे देख रही थी। शिवांश उसे देखकर खिड़की के पास ही रुक जाता है और वो लड़की उसे देखते देखते धीरे धीरे पीछे हटने लगी और फिर गायब हो गई। शिवांश डर गया, लेकिन उसने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया, अपने मामा से भी नहीं। उसके मामा अगले दिन उससे बोले, शिवांश बेटा, जब से तुम यहाँ पर आए हो हमने तुमको हमेशा हंसते खेलते हुए देखा है, लेकिन मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम उदास से हो, डरे हुए से हो। क्या तुम्हारी तबीयत सही है? हाँ मामा जी, मेरी तबीयत सही है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहते हुए शिवांश बाहर निकल गया। अब शाम होने लगी थी और हल्का हल्का अंधेरा भी था। शिवांश जंगल से घर की तरफ बढ़ने लगा था। हे भगवान, आज तो मुझे पता ही नहीं चला घर से निकले हुए कितना टाइम हो गया। अब अंधेरा होने वाला है, मामा जी भी डांटेंगे। मुझे इस टाइम बाहर निकलने के लिए मना किया गया था। शिवांश आगे की तरफ तेज कदमों से चलता जा रहा था। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा है। उसे हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। शिवांश आवाज सुनकर रुक गया और पीछे घूमा, लेकिन पीछे तो कोई था ही नहीं। शिवांश फिर सामने की तरफ घूमा, उसके सामने एक साया खड़ा था। शिवांश देखकर डर गया। पलक झपकते ही साया फिर से गायब हो गया। ये क्या था? कौन था वो? और घबराते हुए घर की तरफ दौड़ा। शिवांश बिना किसी से कुछ बोले सीधा अपने कमरे में चला गया। अरे इसको क्या हुआ? ये क्यों बिना कुछ बोले अपने कमरे में जा घुसा? आजकल के बच्चे भी ना बस। शिवांश रात में सोया हुआ था। उसे एक सपना दिखाई देता है जिसमें एक लड़की थी जिसके बदन पर अजीब से मिट्टी थी जो उसके बदन को ढके हुए थी और वो चिल्ला रही थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, तुम ही हो जो मुझे बाहर निकाल सकते हो। शिवांश सपना देखकर उठ गया। उसकी सांसें काफी तेज थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना नहीं कोई हकीकत देख रहा था। आखिर ये कौन थी? ये लड़की क्यों मुझे खुद को बचाने के लिए बोल रही थी? आखिर कौन थी ये लड़की? शिवांश सोचते हुए खिड़की की तरफ देखने लगा। उसे खिड़की से उड़ता हुआ एक दुपट्टा नजर आया। शिवांश उठकर बाहर की तरफ चला गया। शिवांश ने देखा बाहर पार्क में कोई लड़की घूम रही है। शिवांश चोरी से दरवाजे से बाहर निकल गया और उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। शिवांश छुपकर उसका पीछा कर रहा था। लड़की चलते चलते जंगल में चली गई और देखते देखते पेड़ों के पीछे खो गई। शिवांश बोलता है, कहाँ गई ये लड़की? अभी तो यहीं थी, फिर अचानक से कहाँ गायब हो गई? शिवांश को आवाज आती है, किसे ढूंढ रहे हो शिवांश? शिवांश पीछे घूमता है। एक बहुत खूबसूरत लड़की वहां खड़ी थी जो इतनी सुंदर थी कि आज तक शिवांश ने ऐसी लड़की देखी नहीं थी। शिवांश उसे देखकर कुछ बोल ही नहीं पाया, उसे देखता ही रह गया। क्या हुआ शिवांश? शिवांश हड़बड़ाते हुए, नहीं कुछ नहीं। किसे ढूंढ रहे थे तुम? मैं एक लड़की को ढूंढ रहा था जो अचानक से यहाँ गुम हो गई। क्या वो लड़की तुम ही थी? नहीं, मैं वो लड़की नहीं थी। लेकिन तुम इतनी रात में जंगल में क्या कर रही हो? इतना सुनकर लड़की रोने लगती है। अरे क्या हुआ? क्या तुम किसी से डरी हुई हो? अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़की बिना कुछ बोले रोती रहती है। शिवांश उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ता है। लड़की चुप हो जाती है। मुझे बताओ क्या हुआ? तब लड़की बोलती है, मेरा नाम अवंतिका है और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। क्या? तुम मेरे बारे में? तुम कैसे सब कुछ जानती हो? हाँ, तुम पास ही में रहते हो शिवांश। मैंने तुम्हें आते जाते भी देखा है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अच्छी तो तुम भी लगती हो अवंतिका। सच कहूँ तो तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी प्यारी आंखें, इतना प्यारा सा चेहरा, मन करता है तुम्हें देखता ही रहो। लेकिन तुम रो क्यों रही थी? क्योंकि मुझे किसी ने कैद किया हुआ है। किसने कैद किया है? क्या तुम्हारे परिवार ने? नहीं, मेरे परिवार ने नहीं, मेरे पिता ने। लेकिन क्यों? सब समझ जाओगे, मेरे साथ आओ। और अवंतिका शिवांश को लेकर जंगल की तरफ चलने लगती है और जंगल में अंदर एक महल के पास लेकर चली जाती है। इस जंगल में ये इतना प्यारा महल आखिर किसका है? मेरा ही घर है और मैं यहीं पर रहती हूँ। क्या तुम अकेली यहाँ पर रहती हो? हाँ शिवांश, मैं अकेली रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब मैं आजाद हो जाऊँ इस महल से हमेशा हमेशा के लिए। मतलब तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? हाँ, ऐसा ही समझो, मुझे तुम्हारे साथ ही चलना है। शिवांश महल के अंदर की तरफ चलने लगता है। वो कहता है, इतना बड़ा महल और तुम अकेली कैसे रह लेती हो? तुम्हें डर नहीं लगता क्या अवंतिका? अवंतिका, अवंतिका! और पीछे मुड़कर देखता है। अवंतिका वहां नहीं थी। शिवांश डर गया था।
फिर शिवांश पास में दीवार पर बने शीशे में देखता है। उसे वहां पर अवंतिका खड़ी नजर आती है। अवंतिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और देखते ही देखते अवंतिका शीशे से भी गायब हो जाती है। शिवांश कुछ भी समझ नहीं पाता और वहां से बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी उसे आवाज आती है, शिवांश, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है, मुझे यहाँ से लेकर चलो शिवांश। लेकिन अवंतिका, मैं तुम्हें यहाँ से कैसे लेकर चलूं? मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। शिवांश, थोड़ा सोचो, तुम सब कुछ जान जाओगे। शिवांश ने अपने पैर के नीचे देखा। वहां पर वही मिट्टी थी जो उसने सपने में उस लड़की के ऊपर उसे दिखाई दी। ये मिट्टी तो वही है जो मैंने सपने में देखी थी। मतलब कुछ ना कुछ तो जुड़ा है इस मिट्टी से ही। हाँ, शायद ये उसी से जुड़ा हुआ है। शिवांश इधर उधर देखता है। महल में सारे दीवारों पर अच्छा रंग था, बस एक दीवार को छोड़कर, और उस दीवार को उसी मिट्टी से कवर किया था जो शिवांश को सपने में दिखी थी। शिवांश को सब समझ में आ जाता है और वो पास में रखा हथौड़ा उठाकर दीवार पर मारता है। दीवार अंदर से खोखली थी और उसमें छिपा था एक कंकाल। शिवांश देखता है जो गहने कंकाल पहने हुए थे वैसे ही गहने उसने अवंतिका को पहने हुए देखा था। उसको समझ में आ गया था कि उसे क्या करना है। शिवांश उस कंकाल को निकालता है और उसका अंतिम संस्कार करने लगता है। अवंतिका वहां पर आ खड़ी होती है। शिवांश, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता था कि तुम ही हो जो मुझे आजाद करा सकते थे। मेरे पिता ने मुझे यहाँ पर जिंदा चुनवा दिया था और मेरी आत्मा को मुक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक मेरे बिना कहे कोई मुझे बाहर ना निकाले। और तुम्हारी वजह से मैं आज आजाद होने जा रही हूँ। तुमने मेरे लिए ऐसा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवांश। और उसकी आत्मा धीरे धीरे गायब हो जाती है और उसके बाद वो सारा का सारा महल भी। शिवांश अपने घर वापस आ जाता है। शिवांश अवंतिका को गायब होता देख बहुत परेशान होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अपने मन को मारता हुआ वो अपने मामा के घर की तरफ वापस चल देता है। मामा उसे देखकर उससे कहते हैं, बेटा शिवांश, तुम आज बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? नहीं मामा, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही थोड़ा सा अपसेट हूँ, बाकी सब सही है। शिवांश खाना खाकर वापस सोने के लिए चला जाता है। रात में शिवांश सो रहा होता है। उसे सपने में दिखता है कि कोई राजा अवंतिका को पकड़े है और अवंतिका कह रही है, शिवांश, इसे बचा लो, मुझे इससे बचा लो। शिवांश, इसने मुझे फिर से कैद कर लिया। शिवांश की आंख खुल जाती है। वो देखता है आसपास कोई नहीं था, बस हवा ही चल रही थी। शिवांश खिड़की पर आकर खड़ा होता है तो वो देखता है कि बाहर एक राजा अवंतिका को पकड़े खड़ा है। शिवांश वहां से चिल्लाता है, अवंतिका, अवंतिका। उसकी आवाज सुनकर उसके मामा जाग जाते हैं और दौड़ते हुए शिवांश के कमरे में आते हैं। मामा, शिवांश बेटा क्या हुआ? तुम किसको पुकार रहे हो इतनी रात में? वो उधर, उंगली से इशारा करता है, लेकिन उधर कोई नहीं था। शिवांश के मामा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ उधर? कुछ नहीं मामा जी, आप जाकर सो जाइए। मामा सोने चले जाते हैं, लेकिन शिवांश को नींद नहीं आती है। शिवांश वापस उठता है और मामा के घर से चोरी छुपे बाहर निकल जाता है। वो जंगल की तरफ चलने लगता है। जंगल में रात में कीटों के चिल्लाने की आवाज और पत्तों के आपस में टकराने की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर शिवांश उस तरफ चलता है जिस तरफ अवंतिका उसे लेकर गई थी। शिवांश देखता है वहां पर वो महल वापस खड़ा था। शिवांश खुद से बोलता है, अरे ये महल तो गायब हो गया था और इसके साथ अवंतिका भी यहाँ से चली गई थी। फिर ये महल वापस कैसे आ गया? और वो आदमी कौन था? कहीं वो अवंतिका का पिता तो नहीं था? लेकिन अगर अवंतिका की रूह आजाद हो गई थी तो फिर उसके कब्जे में कैसे चली आई? मुझे इसका पता तो करना ही होगा। वो महल के अंदर की तरफ बढ़ता है। महल में जैसे ही कदम रखता है पूरा महल गायब हो जाता है। वहां पर बस किसी के हंसने की आवाज आती है। आखिर तू भी मेरा शिकार बन ही गया। तेरे जैसे कई लोगों को मैंने अपना शिकार बनाया है। तू भी मेरी बेटी की बातों में आ गया। अब तेरी रूह का भी वही हश्र होगा जो उसकी रूह का हुआ था। तू भी मेरे यहाँ कैद होकर रहेगा। शिवांश अपने पैर पीछे हटा लेता है। आवाज बंद हो जाती है। शिवांश कुछ समझ नहीं पाता। वो फिर से अपने घर की तरफ वापस चल देता है। वो घर जा ही रहा था, उसे दिखता है कि कुछ दूरी पर कुछ रोशनी हो रही है। ये रोशनी कैसी है? इतनी रात में इस जंगल में कौन है? शिवांश उस रोशनी के पास धीरे धीरे कदमों से डरता हुआ आगे बढ़ता है।
शिवांश आखिरकार उसके पास पहुंच ही जाता है। वो आग किसी हवन कुंड में लगी थी। शिवांश जाकर आग के पास बैठ जाता है। उसे आवाज आती है, बच्चे भाग जा यहाँ से, तू नहीं जानता कि तू किस मुसीबत में फंसा हुआ है। मैं तेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत देख रहा हूँ जो तेरा काल बनकर तेरे सर पर मंडरा रही है। शिवांश पीछे की तरफ देखता है। वहां एक अघोरी बाबा खड़े थे। शिवांश उसके रूप को देखकर डर जाता है। बड़ी बड़ी जटा, हाथ में एक बड़ा सा चिमटा और पूरा सफेद भभूत में सना अघोरी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रहा था। शिवांश डर कर उससे बोलता है, बाबा 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 बाबा, मुझे लगता है आप मेरे बारे में सब कुछ जान गए हैं। मुझे इन सब से मुक्त कराने के लिए उपाय बताएं। तू बहुत मुसीबत में फंस चुका है बच्चे, मैं तेरी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन इसमें तेरी जान जाने का भी जोखिम है। बाबा, मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मैं उस लड़की की जान बचाना चाहता हूँ जिसकी आत्मा को मैंने आजाद कराया है। ये सुनकर अघोरी हंसने लगता है। तुझे लगता है तूने उसे आजाद कराया है? अरे पगले लड़के, उसे आजाद कराना इतना आसान नहीं था। तू उन सब के जाल में फंस चुका है। मैं उस लड़की के बारे में सब कुछ जानता हूँ। अघोरी बाबा, मुझे उस सब के बारे में बताइए, मुझे भी ये सब जानना है। वैसे तो मैं ये बात किसी को नहीं बताता, लेकिन जब तू इस सब में फंस ही चुका है तो सुन। बात बहुत समय पहले की है, जब यहाँ पर एक साम्राज्य हुआ करता था, राजा विक्रमसेन का। विक्रमसेन वैसे तो एक बहुत अच्छा राजा था। वो लोगों की बहुत मदद किया करता था। लोग दूर दूर तक उसके न्याय की प्रशंसा करते थे। फिर विक्रमसेन के यहाँ एक बहुत सुंदर कन्या हुई जिसका नाम उसने रखा अवंतिका। अवंतिका अपने पिता की तरह ही बहुत नेक दिल लड़की थी। वो दूसरों की हमेशा मदद करती थी। एक दिन अवंतिका भ्रमण करते करते गरीब बस्ती में चली गई। अवंतिका की बस्ती में जाते ही मौसम खराब हो गया और बहुत तेज बारिश पड़ने लगी। अवंतिका महल में किसी को बताकर नहीं गई थी, इसलिए उसकी मदद के लिए वहां पर कोई नहीं था। तब एक भील लड़के विराज ने उसकी मदद की और उसे रात भर अपनी कुटिया में आश्रय दिया। अवंतिका रात भर उसके साथ रही, जिसके चलते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अवंतिका ने विराज से कहा कि वो उसे पसंद करने लगी है और उससे शादी भी रचाएगी। अवंतिका और विराज के बीच ये बातें होती रही। अगली सुबह कब हुई दोनों को पता ही नहीं चला। उसके बाद अवंतिका सुबह अपने महल वापस चली गई। विक्रमसेन ने अवंतिका से पूछा, तुम रात भर कहाँ थी? मैंने सब सैनिकों से तुमको खोजने के लिए कहा था। बेटी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कहीं का भी नहीं रहता। अवंतिका बोली, पिताजी, आप मेरी व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। मैं तो अपने राज्य में ही थी और सुरक्षित थी। तब राजा कहते हैं, अब तू बड़ी हो गई है, तेरे लिए अच्छा सा वर देखकर मुझे तेरी शादी कर देनी चाहिए। इस पर अवंतिका मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। विक्रमसेन बोला, बेटी, मैंने तेरी बात का आज तक बुरा नहीं माना और तू तो वैसे भी इस राज्य की राजकुमारी है, तो तेरी बात का बुरा तो राज्य में कोई भी नहीं मान सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो वो मृत्यु दंड का भाग। अवंतिका पिता के ऐसे वचन सुनकर बहुत खुश हुई और अपने हृदय की बात बताने लगी कि पिताजी, मुझे एक विराज नाम के लड़के से प्रेम हो गया है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसी से शादी करूँ। पुत्री के मुख से ऐसी बातें सुनकर विक्रमसेन हक्का बक्का रह गया और क्रोध से आग बबूला हो गया। अपनी बेटी को दिया हुआ वचन वो तोड़ नहीं सकता था, इसलिए वहां से बिना कुछ कहे लौट गया। उसने जाकर अपने सैनिकों से कहा, पता करो मेरी बेटी रात कहाँ थी और ये विराज नाम का लड़का कौन है, उसे मृत्यु के घाट उतार दो। अवंतिका ये सब सुन लेती है। वो नंगे पांव ही महल से दौड़ी और विराज को खोजने लगी, लेकिन वो विराज तक पहुंचती उससे पहले ही सैनिक विराज को कैद कर चुके थे और उसकी आंखों के सामने ही विराज का गला काटकर उसे मार दिया। अवंतिका ने ये सब अपनी आंखों से देखा और बहुत तेज चिल्लाई। चिल्लाने की आवाज सैनिकों को पता चल गई। सैनिक उसे उठाकर राजा के पास लेकर आ गए। महाराज, अवंतिका ने विराज का कत्ल करते हुए हम सबको देख लिया है। अब ये हम सबके बारे में लोगों को बता देगी। हमें अपनी परवाह नहीं है, हमें आपके न्याय प्रिय होने की अत्यंत चिंता है। अगर लोगों को ये पता चला कि आपने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कराई है तो आपकी गुणों की चर्चा जो दूर दूर तक फैली है
उसको बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। हमें इसके लिए कुछ और सोचना होगा। महाराज आज्ञा देते हैं अवंतिका को उसके कमरे में ले जाकर लेटा दिया जाए और सेविका से कहा जाए कि उसे बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। तब तक मैं कुछ और सोचता हूँ। राजा आज्ञा देता है कि सब मंत्रियों को बुलाया जाए और विचार विमर्श किया जाए। सभी मंत्री अपना अपना मत देते हैं, लेकिन राजा को उनकी मत से कोई भी अच्छा उपाय नहीं मिलता। तब एक मंत्री कहता है, महाराज ये मृत्यु हम अवंतिका के नाम ही लगा देते हैं और उसे एक कड़ी सजा देंगे, जिससे आपकी ख्याति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका नाम दोगुना हो जाएगा। राजा खुश होकर कहता है, ये तो सही कह रहे हो। मेरी बेटी ने वैसे भी मेरा नाम मिट्टी में मिला ही दिया है, तो मैं ऐसी बेटी को स्वीकार नहीं करता। अगर वो मर भी जाती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह में अवंतिका के हाथ और मुंह बांधकर दरबार में पेश किया गया। राजा, सुनो प्रजाजनों, कल मेरी बेटी ने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करा दी। मुझे इसका पता चला तो मैं अपनी बेटी को सजा देने के लिए यहाँ बुलवाया है। निर्दोष प्राणी की हत्या की सजा मृत्यु हुई होती है और मैं अपनी बेटी को मृत्यु दंड ही दूंगा और फिर कोई किसी निर्दोष की हत्या ना करे, इसलिए इसकी सजा को अत्यंत कठोर करूंगा। मैं इसको इस राजमहल के दीवार में जिंदा चिनवा दूंगा। फिर क्या था, राजा अवंतिका के चिनवाने की आज्ञा देता है। देखते देखते अवंतिका को ऐसे ही जिंदा चिनवा दिया जाता है। उसका मुंह तक भी खोला नहीं जाता कि कभी वो किसी से कुछ बोल सके। और फिर कुछ दिनों बाद अवंतिका की आत्मा राजमहल में भटकने लगी। उसने मंत्रियों सहित राजा को भी मार दिया। फिर वो राजपुरोहित के पास उसकी हत्या करने गई। तब राजपुरोहित ने उसे श्राप दिया कि तू वहीं पर ही कैद रहेगी जब तक तुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं निकालता जिसे तू अपने बारे में कुछ भी नहीं बताएगी, और राजा तब तक तुझे गुलाम बनाकर रखेगा जब तक तेरा पूर्ण अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। ये सब सुनकर शिवांश कहता है, अच्छा तो इसलिए अवंतिका ने मुझे कुछ नहीं बताया था। लेकिन अगर अवंतिका आजाद हो गई थी तो फिर से उसे राजा के पास कैसे पहुंचाया गया? तब अघोरी कहते हैं कि जब तूने वहां से कंकाल को निकाला तो तूने पूरी हड्डियां नहीं उठाई थी। उसकी कंकाल की उंगली वाली हड्डी वहीं पर पड़ी हुई रह गई थी, जिस वजह से उसका संपूर्ण देह का संस्कार नहीं हो पाया, और इस हड्डी की वजह से उसकी आत्मा को फिर से राजा ने कैद कर लिया। राजा की आत्मा भी अवंतिका के साथ इसी जगह भटकती रहती है। तो बाबा अब मैं क्या करूं? मुझे अवंतिका को पूर्ण रूप से आजाद करने का उपाय बताएं। मैं तुझे ये ताबीज बांधता हूँ जिसे तुझे वो महल और वो जगह दोबारा दिखाई देगी, लेकिन ध्यान रखना ये काम रात्रि 12 बजे ही होगा और तुझ पर जानलेवा हमला भी हो सकता है। इसलिए मैंने तुझे कहा था कि इसमें जान का जोखिम है। अब तू देख, तुझे ये सब करना है कि नहीं करना है। शिवांश ताबीज पकड़ते हुए कहता है, मैं ये करूंगा बाबा, बस आप मुझे आशीर्वाद दो। बाबा उसे ताबीज दे देता है। शिवांश उसे गले में बांध लेता है और रात के 12 बजे वापस उस जगह जाता है। उसे महल दिखाई देता है। महल में शिवांश कदम रखता है। उसे फिर से हंसने की आवाज आती है, तू फिर आ गया, आज तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा। तभी उसके सामने राजा प्रकट होता है। तू एक घमंडी और दोषी राजा है। तूने अपनी निर्दोष पुत्री को ऐसे ही जिंदा चुनवा दिया। अगर मैं अपनी पुत्री को जिंदा चुनवा सकता हूँ तो मैं तुझे भी मार सकता हूँ। और शिवांश पर तलवार से हमला करता है। शिवांश उसके वार से बचकर उस जगह पर जाकर गिरता है जहाँ अवंतिका चिनवाई गई थी। अवंतिका की आत्मा डरी डरी शिवांश से बोलती है, शिवांश यही है मेरे पिताजी, मैं उनके सामने नहीं आ सकती, लेकिन इसकी हत्या का एक उपाय तुम्हें बताती हूँ। मेरी हड्डी से इसको मारा जा सकता है। तुम मेरी उंगली वाली हड्डी उठाओ और इसकी आंखों में घुसा दो, जिससे ये मर जाएगा। शिवांश हड्डी लेकर खड़ा होता है। राजा उस पर दोबारा हमला करता है। इस बार शिवांश बड़ी चतुराई से राजा की आंख में उंगली वाली हड्डी घुसा देता है, जिससे राजा चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। राजा का शरीर गायब होने लगता है। बाद में अवंतिका की हड्डी नीचे गिर जाती है। फिर शिवांश हड्डी को उठाता है और अघोरी के साथ तंत्र मंत्र विद्या से उसका अंतिम संस्कार करता है, जिससे अवंतिका की आत्मा पूर्ण रूप से आजाद होती है। और उसके बाद, तुम सच में एक नेक दिल लड़के हो। मैं वही पुरोहित हूँ जिसने अवंतिका को श्राप दिया था, लेकिन तब मैं सच नहीं जानता था। जैसे मुझे सच का पता चला तो मैं अवंतिका की मुक्ति कराना चाहता था, लेकिन कोई माध्यम नहीं था। तुम वो माध्यम बनकर आए। अब मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। और फिर पुरोहित भी गायब हो गया।
शिवांश को फिर कभी अवंतिका दिखाई नहीं दी और शिवांश काफी खुश था कि उसने जिस लड़की को प्रेम किया उसकी आजादी के लिए उसने अपनी जान तक की बाजी लगा दी।